सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष। कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बाल मन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। इस द्वंद्व में सोचो स्वयं को, प्रश्न है इस द्वंद्व में सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष। तो सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, जिसके लिए मैं भी बहुत उत्साहित हूँ कि संदीप द्विवेदी जो है, उनका कवि संदीप द्विवेदी जी का सफ़र कैसा रहा, मतलब कवि बनने तक का सफ़र कैसा रहा? शायद आप ये कहना चाहती हैं कि मैंने कब लिखना शुरू किया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैम, ऐसा रहा कि शुरुआत में आपका कोई भी हुनर हो, हाँ, एक बड़ी बात होती है ये कि ध्यान रखने वाली कि आपका हुनर, आपके भीतर जो भी चीजें हैं वो तभी आपको दिख पाती हैं जब आपके आसपास वैसा कुछ आपके साथ में देखने को मिल जाए, वैसा कुछ घटित हो जाए। हाँ, बिल्कुल। तो वो चीजें आपके अंदर आती हैं। मतलब अगर आपको अपना हुनर पहचानना है, बिल्कुल, तो उसकी सबसे पहली यही रिक्वायरमेंट होती है कि आपके आसपास कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा तो हाँ, ये शायद मैं कर सकता हूँ। हाँ। अपने आप आ जाता है। तो मेरा रुझान तो था कि किताबें, अगर हिंदी की किताब रहती थी अपने क्लास की, तो उसको मैं थोड़ा सा पढ़ता था, लेकिन लिखने की तरफ कभी भी ध्यान नहीं गया मेरा। बस लेकिन पढ़ने में रुचि थी, किस्से, कहानियां, कविताएं, इन सब चीजों से लगाव था मेरा, साहित्य से लगाव था। लेकिन धीरे धीरे जब 10वीं 12वीं यहाँ तक आया तो भी ऐसे ही चलता रहा, लेकिन इच्छा रहती थी, ये मुझे बहुत पैशनेट करता था, मैं बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो जब मैं कॉलेज में आया तो वहाँ पर मुझे अवसर मिलने शुरू हुए। मतलब बीटेक में आपको? हाँ। आप बीटेक से हैं, आपने इंजीनियरिंग की है? नहीं, पॉलिटेक्निक किया मैम। 12वीं के बाद मैंने पॉलिटेक्निक की और पॉलिटेक्निक के बाद मैं बीटेक किया UIT RGPP भोपाल से। अच्छा। तो पॉलिटेक्निक में मुझे ऐसे अवसर कहीं मिले कि कुछ भी हो रहा है तो चलिए कुछ लिख सकते हैं क्या, या कोई एक्टिविटी हम ऐसे कर सकते हैं क्या। तो वो एक यात्रा कहीं ना कहीं अवसर दी कि अब वो जो चीज थी कुछ करूं ऐसा, तो वहाँ पे लिखने का अवसर मिला, तो बस शुरुआत हो गई। तो दुनिया का मानना ये है, हम सबका मानना ये है कि कवि जो है उसका नजरिया दुनिया को देखने का अलग होता है। तो क्या आप इस बात से सहमत है कि आप कुछ अलग तरीके से देखते हैं इस दुनिया को? ये तो आप समझेंगी कि कोई ऐसी चीज अगर किसी ने लिख दी हो, किसी ने पढ़ दी हो या किसी ने कहा हो, तो वो विषय हो सकता है। लेकिन देखिए, साहित्य का सीधा अर्थ होता है सबका हित। हाँ, बिल्कुल। जिसमें सबके हित की बात हो, जिसमें सबके हित की चर्चा हो, जिसमें आपके जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाली बात हो, जिसमें जीवन को आगे बढ़ाने की बात हो, उसे सही तरीके से, सही सलीके से, एक बेहतरीन तरीके से जहाँ पे इसकी जब चर्चा होती है आपके लेखन में, तो वो कहीं ना कहीं आपको इस तरह से आप कह सकते हैं कि जब कोई लिखेगा, जब कोई बोलेगा, तो वो कुछ आपको इस प्रयास में, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ, ये बात नई है, और अगर उससे कुछ सीख पाए तो ये एक कवि की सार्थकता होती है। आपकी बुक में भी मैंने काफी पढ़ा, राम हमारे जो है आराध्य है। सभी लोग राम को अलग अलग तरीके से देखते हैं। कोई योद्धा मानता है, कोई उन्हें काफ़ी शांत, कोई उन्हें अलग अलग तरीकों से देखता है। तो आपका राम को देखने का क्या नज़रिया है? आप राम को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके ये प्रश्न है आपकी कविता में या बुक में, मैं कहूँ कि आपके राम कैसे है, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपके राम कैसे है। सर, आपकी चाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रभु श्री राम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, बिल्कुल, सबके लिए। जब मैं देखता हूँ तो चूंकि मुझे विद्यार्थियों के साथ में मेरा ज्यादा उनके साथ समय बीता है, और मैं अभी भी चूंकि एग्जाम की तैयारी करना और कुछ कुछ परीक्षाएं देना लगा रहता है, मैं विद्यार्थी जीवन से जुड़ा रहना चाहता हूँ और विद्यार्थियों से जुड़ा रहना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो कई बार आप सब
का प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, तो विद्यार्थियों के पास जाना होता है। तो मैंने प्रभु श्री राम को इस तरह से रखने की कोशिश की कि हम ये समझ पाए कि प्रभु श्री राम से हम विद्यार्थी जीवन में, अपने जीवन में हम क्या सीख सकते हैं। तो मैंने प्रभु श्री राम को एक प्रेरक तरीके से, प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में, वो तो है ही है प्रेरक व्यक्तित्व, लेकिन मैंने उस तरह से अपनी कविता में रखने का प्रयास किया कि देखिए जैसे उनके जीवन में कितने संघर्ष आए। उनकी लाइफ में, फिल्म में कहीं पर एक दो जगह पे ट्विस्ट होता होगा कि फिल्म क्लाइमेक्स चेंज होता होगा, वहां पे क्लाइमेक्स ही चेंज होता रहा। और वहां पे एक कैरेक्टर हमेशा मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा, वो प्रभु श्री राम थे। तो हम सब उनसे बहुत सीख सकते हैं। उनकी कथाएं हम सुनते हैं, उनकी महानता से हम बिल्कुल भावुक हो जाते हैं, और जब हम भावुक होते हैं तब बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है। बिल्कुल। परिवार में भी यही आपको सीखने मिला है या वहीं से आपने कविताएं उठाई है? कवियों का माहौल रहा है घर से? कवियों का माहौल तो नहीं रहा, लेकिन कविता से किसी का वो नहीं रहा, दूरी नहीं रही कविता से। मेरे दादाजी संस्कृत विषय के टीचर थे। इस तरह से घर में आप समझ सकते हैं कि संस्कृत भाषा में किस तरीके से एक माहौल बनता है एक शिक्षक के घर का। तो वो माहौल रहा, तो कहीं ना कहीं मुझे सुनने पढ़ने को बेहतर मिला, देखने को बेहतर मिला। कुछ जो द्वंद आए भीतर से, तो वो कहीं ना कहीं उनके पास अपने विचार रख करके, उनसे विचार लेकर के उसमें सुधार करने का, क्लैरिटी, ये जरूर अवसर घर में मुझे ऐसा एक माहौल रहा थोड़ा सा। तो वो कवि बनाने के लिए आपको उसने प्रेरणा दी? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप यूं कह सकती हैं कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा, ना तो घर वालों ने कहा कि जाके कवि बनो, क्योंकि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से जब आते हैं तो वहाँ पे सीधी सी बात रहती है कि आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बाद जॉब ज्वाइन करिए, और एक तरीके से जो बना रहता है साधारण जीवन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ भी यही था। लेकिन वही मैंने बताया ना कि जब कई बार क्या होता है कि आपके अंदर जो चीज होती है, जो हुनर होता है, जो खूबी होती है, जब आपके आसपास वही कहीं कुछ दिखने लगे, कहीं आप स्कूल में देखे, किसी शिक्षक के पास गए, वहां पर आपको कुछ वहां से कोई बात ऐसे निकल करके आ गई कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो वो हुनर आपका फिर लगता है कि हाँ मैं करके देखूं। तो आप करते हो और सफल हो जाते, तो फिर आपका वही काम आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे करके मेरे घर में इस तरह से नहीं कहा गया, लेकिन रोका नहीं गया। सो जो कुछ कर रहा हूँ आप सबके सामने है। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप। मैं, आपने जैसे मिडिल क्लास की बात की, तो कवि तो काफ़ी लोगों का, जब हम यूथ है, मतलब अभी जो है हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कि हम कवि बने, हमें लिखना पसंद है, लिखते भी है, पर काफ़ी लोग उसे आगे नहीं ले जा पाते। आर्थिक उसका एक बड़ा मुद्दा है। तो आप क्या कह सकते हैं इस बारे में कि कवि का जो आर्थिक है, आर्थिक आधार क्या है कवि का? कवि कैसे इसको अपने जीवन में उतार सकता है, कैसे कवि बना जा सकता है, इन सब चीज़ों को अलग रख के, इसका मौलिक क्या है? जी जी। मैं आपके शुरुआती सवाल पे आऊँगा। मैं आपने कहा कि मतलब जो आर्थिक ये है, सबसे पहली बात अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ तो आप देखेंगे कि जो कवि लेखक होते थे, उनको कहीं ना कहीं से समाज उनका सपोर्ट करता था जी। उनकी कविताओं से प्रेरित होता था, सीखता था, और कवि, वैद्य, इन सबको बकायदा रखा जाता था, सुरक्षित, मतलब एक तरह से उनको प्रोत्साहित किया जाता था लेखन के लिए, और उसमें से उनका जीवन यापन चलता था। मतलब आप यूं कह सकती हैं कि कविता कभी भी ऐसा, इसका माध्यम लेकिन उनका गुजारा चल जाता था। अब दौर बदला है, अब कहीं ना कहीं हमारी जरूरतें हैं, कई सारी चीजें हैं, और इस समय पर फिर हमसे लिखते ही बस रह जाए तो ये अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा दौर बदला है, जब एक पक्ष वो हो गया जहां पर ये हो जाता है कि कवि बस बनना और वो सब चीजें, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए, प्लान तरीके से रहें, अधिक बेहतर है। वहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया हमारी कुछ आर्थिक जरूरतें हैं, और आपका ये पैशन भी साथ में रखिए, बिल्कुल, क्योंकि यही आपको आनंद देगा। याद रखिए, जीवन इसी में है, क्योंकि आप यही कर सकते हो बेहतर तरीके से जी। तो आप अगर ये मान के चलेंगे कि कविता मेरा एक पैशन है, जिसके माध्यम से मैं अपने विचार और लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, और एक आर्थिक जो है वो मेरा जो पढ़ाई लिखाई करें, जो घर का कोई काम है उस काम पे हम अपना हाथ बटाएं, उस पर आगे बढ़ें, तो आर्थिक रूप से उसको आधार न बनाएं। जब आप एक स्तर पे चलेंगे तो फिर आप देखते हैं कि आजकल कितने कवि सम्मेलन हैं, कवियों को कितना मौका मिल रहा है, फिल्मों में गीत लिखे जा रहे हैं, वहां पर कविताएं किस तरीके से, और एक कवि कैसा कितनी ऊंचाई हासिल कर सकता है। डॉक्टर कुमार विश्वास सर से तो आप बिल्कुल समझ ही सकते हैं
तो जब आप उस पैरेलल ले आओगे, वो पहले पढ़ाते थे, धीरे धीरे जैसे जैसे उनको लगा कि हाँ कविताओं से लोगों उनका काम चल जा रहा है, अपनी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजर जा रही है, तो उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया और देखिए आज वो कहाँ पर है। आज उनको कविता से ही बिल्कुल जाना जाता है, जाने जाते हैं और बिल्कुल खुश हैं। तो आपको कहीं ना कहीं जो आर्थिक है वो आपको पढ़ाई लिखाई तो छोड़नी नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे कवि में अंतर होता है। जब आप जानोगे नहीं तो जो भी लिखोगे उतना गहरा हो ये आवश्यक नहीं। तो कई बार आपको समझने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई वो सारी आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो जब आप पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हो तो आपका आर्थिक जो भी काम है वो भी आपका बनता है, और आप कुछ लिख रहे हो तो उसमें सोने पे सुहागा। जी। कई बार तो जो काम आप कर रहे हैं, आपका जो प्रोफेशन है उसमें आपका ये कवि भाव जो है आपको एक बेहतर तरीके से अवसर देता है। और फिर जैसे ही आप आ गए बस अपनी राह पकड़ लीजिए। बिल्कुल। अब मैं बहुत सारी कवियों पे बात हो गई है, राम का आदर्श आपकी सिग्नेचर कविता है, मैं वो सुनना चाहूंगी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सच कहूँ मैम कि मैं ये जो कविता है, ये कविता मुझे सुना के याद हो गई है। हाँ, मतलब इतनी खूबसूरत कविता मैंने पढ़ी भी है, पर वो आपसे सुनना, आपकी लिखी हुई सिग्नेचर कविता। बिल्कुल जी, मैं जरूर सुनाऊंगा, बड़ा अच्छा लगा। मैंने प्रभु श्री राम के संघर्ष पर ये कविता लिखी थी कि हम सब के जीवन में संघर्ष आते हैं तो हम कहीं हारा मान जाते हैं, कहीं हार मान लेते हैं। ये तो जीवन का उद्देश्य नहीं है। हाँ। क्योंकि उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, परिस्थितियां आपके वश में नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे में जब हम सोचते हैं कि हम ये कैसे माने, तो हम अपने आसपास उदाहरण रखते हैं। तो मैं प्रभु श्री राम का उदाहरण रखता हूँ कि उनके जीवन में देखिए कितनी सारी मुश्किलें आई, कैसी कैसी परिस्थितियां बनी और कैसे वो अपने आप को संभाले रखे। तो मैं इस कविता में लास्ट में प्रश्न ये करता हूँ कि कहाँ तक तुम टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। मतलब आपको मैं सोचने के लिए कहता हूँ कि आप बताओ जब ऐसी परिस्थिति हो, उन्होंने ऐसा किया, तुम बताओ अपने बारे में कि तुम्हारा कितना जो दुख होगा, कितना कम होगा। ऐसा द्वंद भी हुआ है, मतलब आपसे पहले भी इससे बड़ी बड़ी घटनाएं किसी ने झेली है, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा ना कि मैं पहला नहीं हूँ कम से कम। हाँ। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि सहल सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि, कहाँ कहाँ नहीं घूमे, सब कुछ मुश्किलें सहली, लेकिन जो उचित था वो उचित था। सहल सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष। फिर आगे देखिए कि कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं बार बार एक एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि जब आप कहीं पर भी रहते हैं कि कोई सिलेक्शन हुआ, उसमें आपने अपना नाम देखा, आप रसिका जी, आपने नाम देखा और आपकी लगा कि बस मैं ही हूँ, कितनी खुश होंगी आप, एक बड़ी प्रसन्नता का विषय है। लेकिन एक पल आपने आगे देखा और उसमें पिता का नाम, उसमें अंतर है, तो आपको कैसा लगेगा कि आप नहीं। प्रभु श्री राम को एक रात पहले उनका राज्याभिषेक होना था, राजकुमार राम पूरी अयोध्या नगर राजा बनने वाले थे, और अगले ही दिन क्या हो गया, उनको वनवास हो गया। सोचे क्या हो, लेकिन उनकी स्थिरता देखिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको जब राजा बनाया जा रहा था तब ना तो इतने हर्ष विषाद में डूब गए थे, और ना ही वो इतने हर्ष में डूब गए थे, और ना ही जब उनको वनवास हुआ तो कहीं विषाद, कहीं भीतर दुखी हुए। वन और वाटिका उनके लिए एक जैसा था। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। इस द्वंद में सोचो स्वयं को, प्रश्न है, इस द्वंद में सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष। आपका सिलेक्शन होने वाला हो और आप खुशी के मारे पागल हो रही हो, और एक समय पर ये हो जाए कि मैं नहीं हूँ वो, आप कैसा महसूस करेंगे। बिल्कुल। लेकिन उनकी स्थिरता। फिर आगे जब कथा चलती है तो वहां पर देखिए कि कथा आती है कि पूरी प्रजा का समर्थन प्राप्त था, सब चाहते थे कि राजकुमार राम ही राजा बने। तो इतना जब समर्थन हो तब आप क्या, आज तो जनता का समर्थन ही चलता है। जी बिल्कुल। अगर उसने कह दिया तो कोई एक दो मना कर रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने नहीं, पिता का वचन रखना था, पिता का नहीं, इक्ष्वाकु वंश का वचन रखना था, रघुवंश का वचन रखना था। तो प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया।
क्यों? क्योंकि पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम की चिंता यही थी। क्या बात है। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो। माँ की कविता उपलब्ध है आप। बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया थी। अब मुझे इसी से एक प्रश्न आता है कि जो युवा पीढ़ी है उनका झुकाव उर्दू की तरफ ज्यादा है, लिखने के मामले में या पढ़ने के मामले में, जो हम शेर वगैरह सुनते हैं काफी उसकी तरफ रुझान है। तो आपको फ्यूचर क्या दिखता है हिंदी का कवियों में? आपको क्या लगता है कि कविताएं वैसी लिखी जाएंगी जो हिंदी, हम इतनी मातृभाषा है हमारी, इतनी खूबसूरत है, अगर हम हिंदी की डेप्थ में जाए तो हिंदी की तरफ झुकाव कैसे हो सकता है कवियों का? ना रसिका मैम, भरपूर झुकाव है, भरपूर झुकाव है। उर्दू का भी एक अपना लहजा है, और उर्दू तो हम सबके हिंदी में कहीं ना कहीं समाहित हो ही गई है। बिल्कुल हो गई है, हमें पता ही नहीं चलता। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसके विषय में आपको पता भी नहीं चलेगा क्या ये हिंदी का शब्द है कि उर्दू का शब्द है। हाँ। तो ये अलग बात। उर्दू क्या, गजल, शेर, शायरी, ये क्या है, उर्दू की ही एक विधा थी। हाँ, कविता में से ये उर्दू की एक विधा थी। हाँ। तो जब गजल का ध्यान आता है, जब हमारे पास शायरी का ध्यान आता है, तो कहीं ना कहीं उर्दू शब्द एक ऐसा हो जाता है। हाँ। लेकिन आप इनका देखिए, दुष्यंत कुमार जी का हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए। हाँ। आज एक नई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। ये हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। क्या? तो सब भाषा लिखा गया, भरपूर लिखा गया, और हिंदी की तरफ भी लोगों को झुकाव बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। हिंदी उर्दू को मिलाकर भी लिखा जा रहा है। हाँ। जिसकी जैसी साधना है, जिसका जिधर रुझान है, उधर बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। कोई नहीं, सब कुछ चल रहा है बढ़िया। ठीक है, अब आपकी मैंने कविताओं के बारे में सब कुछ जान लिया। अब मैं जानना चाहूंगी आपकी मोटिवेशन की जर्नी के बारे में। आप मोटिवेशन स्पीकर बने, वो वहाँ का जर्नी कैसा था? मतलब कविता से सीधे मोटिवेशनल स्पीकर बनना, वो उसकी जर्नी मुझे जाननी है। रसिका जी, ऐसा होता है कि मोटिवेशनल स्पीकर दो तरह के होते हैं। एक वो जो सक्सेस हो गए और वो जब बोलते हैं, हाँ। एक वो जो दौड़ना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते और उस यात्रा में हैं, वो स्पीकर हो गए। आप मुझे दूसरा वाला कहें। अच्छा। कि मेरा जीवन खुद संघर्षमय है। हाँ। और बस यात्राएं चल रही हैं, उसमें से जो मुझे उचित लगता है, जब मन में कोई भाव आते हैं तो उसको पन्ने पे उकेरता हूँ। एक पता नहीं, एक ऐसा लगता है कि कुछ लिखूं और वो लिखा हुआ आप तक पसंद आ जाता है, आपको अच्छा लग जाता है। तो चूंकि स्कूल कॉलेज पढ़ता रहा, फिर कुछ न कुछ चलता रहा संघर्ष, तो मैंने पन्ने पे उतारना शुरू किया। और मोस्ट ऑफ मैं जो कुछ मेरे ऊपर बीतता था, उसके आधार पर ही मैं थोड़ा सा कुछ कविताएं की, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा, एक खुद को मोटिवेट करने के लिए जी। और धीरे धीरे वो कविताएं जो है तो मेरी कलेक्ट होती गई। और फिर जब मैं YouTube चैनल पर डाला तो सारी कविताएं पेरक ही थी। तो पेरक ही थी, सब सारी कविताएं मोटिवेशनल ही थी। अब क्योंकि मोटिवेशनल कविताएं मैं बोलता हूँ तो मोटिवेशनल स्पीकर हो गया। हाँ। तो कविताओं से मोटिवेशन आया है आपको? हाँ, और फिर वहां से बस वही अपनी कविताओं की भूमिका रखते हुए, हाँ। जो कुछ हमसे जो छोटे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको जो कुछ बता सकता हूँ वो कहता हूँ, और इस यात्रा में कविता भी हो जाती है, चर्चा भी हो जाती है, और मुझे भी आनंद मिलता है। अदम जी का एक शेर है कि जो बदल सकता है इस दुनिया का मौसम में मिजाज, जी। उस युवा पीढ़ी की चेहरे की हताशा देखें, अगर मैं सही हूँ तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि सच में युवा पीढ़ी इतनी हताश है कि उसको हर 2 दिन में मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? खैर हमें भी पड़ती है, तभी हम पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। रसिका जी, जब हम सुबह तैयार होकर निकलते हैं तो हमारे कपड़े साफ होते हैं, बकायदा साफ पहन लिए और बकायदा सब कुछ बकायदा क्लीन अप, नहा लिए। फिर जब हम निकलते हैं, अपना कॉलेज जाते हैं, वहाँ बीच में धूल धक्कड़ ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद जब हम घर जाते हैं तो हम अपने आप को फिर से फ्रेश करते हैं, रिफ्रेश होते हैं, अपने कपड़ों को उस तरह से व्यवस्थित करते हैं, धुलते हैं। मोटिवेशन ऐसा ही है। देखिए, जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव चलता है, और जब एक समय तक, जब आप एक बार आपने कोई थॉट बना लिया, वो थॉट आपको याद रहे, ये चीजें आपको बार बार आनी चाहिए, हाँ। बार बार दिमाग में रखनी चाहिए। तो जब आप एक बार आप घर से निकले, बहुत सारे काम, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, तो कहीं ना कहीं कुछ आप सुन लेते हैं, तो आपको मोटिवेशन मिल जाता है। देखिए, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि सारी चीजें हैं तो आपके अंदर। जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। बिल्कुल।
आपने मन में मान लिया है जो विचार, तो मान लिया है। अब ये कई बार हमें लगता है, कई बार हम सुनने के आकांक्षी होते हैं, कई बार हमारा मन ये कहता है कि हम कुछ सुन ले तो हमें अच्छा महसूस होगा, नहीं कर पा रहा हूं तो हम इस तरह से कर लेते हैं, तो हमें अच्छा लग जाता है। देखिए, विचारों में बड़ी शक्ति है, सारा खेल थॉट का है। आपके भीतर एक थॉट जमा हो गया तो बस कहानी बन जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी से उनकी पत्नी ने बस इतना कह दिया था कि जितनी प्रीति आपको हमसे है, एक दो पंक्तियों का वर्ड था कि अगर जितनी प्रीति आपको हमसे है इतनी अगर राम से होती तो आज कुछ हो गया होता। और सोचिए, वो शब्द रामचरितमानस लिखवा दिया। बिल्कुल। कौन सा विचार, कौन सी चीज आपका जीवन बदल देती है। महात्मा गांधी के विषय में पढ़ते हैं, कहते हैं कि उन्होंने एक हरिश्चंद्र का नाटक देख लिया था और उसने उनका जीवन बदल दिया। जब आपका किसी विचार के प्रति स्वीकार्यता है, मतलब जैसे यदि आप समर्थन करते कि मुझे ऐसे विचार पसंद हैं, तो आपको उससे मिलना शुरू होगा, और नहीं स्वीकार है तो आपके सामने कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने अंदर सीखने का भाव रखना पड़ेगा, और जब आप सीखने का भाव रखती हैं तो जो आपके अंदर बेहतर होगा वो आपको उभर के मिलता रहेगा। जो आप वहां से सीखेंगे, अच्छे विचार मिलेंगे, उसका आपके ऊपर प्रभाव दिखाई देगा। और जब आप इस तरह के विचारों के संपर्क में होते हैं तो आपके अंदर भी नए विचार आने लगते हैं। जरूरी नहीं कि आपने जिस परिस्थिति में सुना तो वो उसी परिस्थिति में काम आए। एक समय पे ऐसा होगा रसिका जी की आप बिल्कुल अपने आप में जो स्पीच देते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो किताबें क्यों पढ़ते हैं। एक कहते हैं ना कि, मैं बड़ा अच्छा उदाहरण याद आया कि बिल गेट्स जो हैं वो किताबें पढ़ते हैं। बिल गेट्स तो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से। अब वो जिस राइटर की भी किताब पढ़ते होंगे, एटलीस्ट वो उनसे कम ही होगा ना। कम ही होगा, बिल्कुल कम होगा, वो कम ही होगा। अगर होगा। भाई अगर हम ये माने कि हमारा एक सबसे अमीर बनना है, जो ध्येय है, एक उनकी पहचान है, जो बन गए वो तो बन गए, लेकिन वो फिर किताबें क्यों पढ़ते हैं। विचार, थॉट्स। कई बार क्या विचार देना भी एक काम है, और उस विचार से किसी का जीवन बदल जाता है। जैसे मेरी कुछ कविताएं हैं, किसी की भी कोई कविताएं हैं, वो कविताएं सुन करके लोग जा करके पहाड़ चढ़ जाते हैं, माउंटेन चढ़ जाते हैं, बोलते ये लाइन आधार थी। जो कलेक्टर बनते हैं यूपीएससी और यहाँ सब, वो अपनी कविताएं कोट करते हैं। अब उस कवि के लेखक से, वो जो कविता है उसके लेखक को पता करिए, वो क्या पता एक छोटी सी पहाड़ी न चढ़ा हो, क्या पता उसने कोई एग्जाम न क्रैक किया हो, लेकिन उसके विचार पढ़ करके, थॉट पढ़ करके लोग कुछ भी पार कर जाते हैं। आपके अंदर एक भाव हो, जिज्ञासा हो और उसमें स्वीकार्यता हो, तो आपके पास विचार आपके लिए जादुई काम करते हैं। और विचार देना भी एक काम है। 10 विचार आप जब सुनते हैं तो आपके नए थॉट्स पता चलते हैं, नए थॉट आते हैं, नए विचार आते हैं, और आप कुछ नया लिखती हैं। वो कुछ नया आपने हमसे साझा किया। जैसे आपने, रसिका जी, आपने कई किताबें पढ़ी। अब आपसे हम बात करेंगे तो आप कोट करेंगे। जैसे आपने अदम गोडवी साहब की कविता एक 2 लाइनें उनकी साझा की, आपने कहीं से पढ़ा जी, और आपको इस समय पर याद आई। इस समय पर आपको याद आई कि कितने प्रासंगिक तरीके से, कि मतलब यहाँ पे ही ये बात कही जानी चाहिए। तो आपने पढ़ा ना। सोचिए, अगर आपने अदम गोडवी जी को नहीं पढ़ा होता तो आप ये बोलते? नहीं, कभी नहीं। अब उस विचार से आपके दिमाग में एक प्रश्न भी आ गया कि युवा हताश है। आया कि नहीं आया, विचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब इसका सवाल का उत्तर, इस जो प्रश्न है आपका, वो प्रश्न आपने हमसे पूछा और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हो सकता है आपको कुछ सीखने जैसा मिल जाए। अब आपके अंदर एक क्लैरिटी आ गई। अब आप उनको बताएंगे तो हो सकता है अपने ढंग से बताएं। आप मेरे थोड़ी बताएंगे, आप अपने तरीके से बताएंगे। ऐसे करके विचारों का बिल्कुल प्रोडक्शन होता है। आप और बिल्कुल युवा हर तरह से सोचिए कि ये विचार ही एक मोटिवेशन बनाते हैं, और युवा उसी से, मतलब उनके भीतर भी ऊर्जा है, और कुछ सुन लेते हैं तो बेहतर है। और हमेशा आवश्यक है प्रेरणा, तो हमेशा आवश्यक है। चाहे आप जिस मोड़ पर भी हो, कहीं पर, चाहे आपके भीतर की ऊर्जा हो, भीतर की ऊर्जा जगाने के लिए कई बार आप भीतर से जागृत रहते हैं कि आपको बस इतना पता हो कि जीवन में सब कुछ किया जा सकता है, जीवन में कुछ भी हो सकता है। ये अगर हमें पता है तो फिर तो सब कुछ, जो चीजें जरूरी चाहिए वो, जैसे अगर आपसे मैं कह दूं कि आप खाना है, तो आपको फिर पता है, आप खोज लेंगे कहाँ मिलेगा। ये
मतलब आपके अंदर की जिज्ञासु, जो आपका जो जिज्ञासा है वो खोज लेगा। हाँ, वो खोज लेगी चीजों को। हाँ, वो खोज लेगी। आपको भीतर से लेना है या कि भीतर में किसी बाहर की आवश्यकता है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। किसके पास आपको जाना है? आपकी तबीयत खराब होती है तो क्या आप कवि के पास जाते हैं? नहीं, कभी नहीं। डॉक्टर के पास। तबीयत खराब तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और ढूंढ लेंगे। जिन खोजा तिन पाई जी। आप अगर अभी कुछ हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे या बताना चाहेंगे, हमारे जो हमारी ऑडियंस है उन्हें बताना चाहेंगे कि मोटिवेशन के लिए एक आध कविता आपकी हो जाए जो मोटिवेशन से भर देती हो बिल्कुल यूथ को। इस समय जो मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ ना, वही पढ़ रहा हूँ जी, और वो भी ऐसे पढ़ते पढ़ते याद हो गई है जी कि जीवन में रोने से कुछ होता है क्या? आप सबने सुनी होगी। हाँ। तो उतार चढ़ाव जीवन में चलता रहता है, लेकिन हम उतार चढ़ाव को अपने ऊपर हावी कर लें, ऐसा उचित है क्या? ऐसा उचित नहीं है। मेरे ख्याल से आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, आपको रास्ते खोजना चाहिए, और हमेशा मैं ये मानता हूं कि हमेशा आपको प्लान भी रखना चाहिए, प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि हमने भविष्य नहीं देखा है। एक योजनाबद्ध तरीके से हम बढ़ रहे हैं, लेकिन यदि किसी वजह से ना हो पाया तो एक रास्ता रहता है, तो वो हमारे लिए मोटिवेशन काम करता है। हाँ। वो आपने फिर हेरा फेरी मूवी देखी है ना? जी। राजू घर तो है ना रे? हाँ। राजू घर है अपना। हाँ। तब कहता नहीं बाबू भैया, घर भी नहीं है, घर भी नहीं है। तब उसका मोटिवेशन बनता रहता है प्लान बी की वजह से। चलो घर रहने के लिए है, पर वो नहीं था। वो एक जो कहीं ना कहीं वो रहना चाहिए। खैर, बात यहाँ पे है कि हम इस उतार चढ़ाव से जो भीतर एक मलिनता आ जाती है, हम अपना काम रोक दें, ये उचित नहीं है। रोने से कुछ नहीं होता। तो मेरी कविता का शीर्षक ये है कि रोने से कुछ होता है क्या? मिलना था जो नहीं मिला, जो चलना था नहीं चला, माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए, लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? क्या बात है। नाम एक गिनवाओ मुझको आसानी से मिला हो जिसको, नाम एक गिनवाओ मुझको आसानी से मिला हो जिसको, अरे जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है, अब है मुश्किल तो है मुश्किल, अब है मुश्किल तो है मुश्किल, यूं डरने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? दुनिया तुमको क्या बोलेगी, वो क्या बड़ी अच्छी एक पंक्ति चलती है ये, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ। और हम बहुत सारे अपनी जो हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, कई बार इसी डर से नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। जी। दुनिया तुमको क्या बोलेगी, जो बोलेगी वो बोलेगी, तुमको तो राह पता है ना, हार जीत हर पल है ना, तुम जो हो तुमको मालूम है, तुम जो हो तुमको मालूम है, कहने से कुछ होता है क्या? क्या बात है। अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? क्या बात है सर, बहुत ही खूबसूरत कविता थी आपकी। बहुत बहुत। मैं इतनी ज्यादा मोटिवेशन हो चुका है मुझ में। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी मोटिवेशन का सोर्स क्या है? आपके घर में कोई ऐसा है जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो? क्योंकि हम सबकी लाइफ में डल फेजेस आते हैं, ऑब्वियस है। सब तो सभी ने डल फेजेस फेस किए हैं, तो आपके जीवन में आपको कौन प्रेरणा देता है, कौन मोटिवेशन से भर देता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, और मुझे लगता है कि उस बात से हम आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा है। अब भी जब मुझे कहीं बोलना होता है, कहीं पर भी मुझे कहीं पर बोलने जाना है, तो मैं अपने आपको तैयार तो कर लेता हूँ कि वहाँ पे कैसे बच्चे हैं, वहाँ पे कैसी ऑडियंस है, वहाँ पे मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, लेकिन फिर भी अपने भीतर थोड़ा सा एक रहता है कि सही है कि नहीं है। आप जब अभी मैं शुरुआत के उसमें हूँ, तो कहीं ना कहीं भीतर ये रहता है बार बार कि ये सही है कि नहीं। तो फिर मैं 2-4 अपने गुरुजन बनाया हुआ हूँ, जिन्हें मैं मानता हूँ कि इनसे मैं पूछूंगा, इनसे मैं पूछूंगा, इनसे मैं पूछूंगा। और जब भी मैं कोई कविता लिखता हूँ तो इन 2-3 चरणों से मैं अक्सर गुजारता हूँ उसको, तब मुझे लगता है कि हाँ अब ये ठीक है। तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि सर मुझे यहाँ पे बोलने जाना है, तो मैं कैसे क्या करूँ? अरे वो तो ऐसे से कर लेना भाई संदीप, उनने इतना कह दिया और मोटिवेशन आया कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप एक समय पे ना, देखिए कुछ दिन तक आपके मम्मी पापा आपको साइकिल अगर चलाई होंगी शुरू में, तो कुछ दिन तक मम्मी पापा पकड़े रहते हैं। इसके बाद फिर खुद भी आप सीख जाते हैं, और फिर आपको वही, लेकिन देखिए जब वो शुरुआत में आपने साइकिल पकड़ी थी तो लगता था कि कुछ नहीं होता है,
लेकिन वो धीरे धीरे आपको एक बार आइडिया आ गया तो कहीं ना कहीं रास्ते फिर अपने आप खुद बनने लगते हैं। फिर कभी आपके पास रास्ते ऐसे आ गए कि जहां पर कहीं मेड़ है, कहीं ढलान है, तो वहां पे किसी का आप सहारा ले लेते हैं, भले ही आपको साइकिल चलानी आती। तो जीवन में ऐसे ही होता है कि जब हम अपने जीवन में कभी भी शुरुआत में जब आप करते हैं तो आप पूछते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपको खुद ब खुद आइडिया आने लगता है। तो मैं 2-4 लोग मेरे जीवन में हैं कि कई बार जब मैं पहली बार FM में गया था तो वहां पर एक जन मिले, आज तक उनका साथ है, उनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता है। तो ऐसे जीवन में बहुत सारे लोग हैं मेरे। मैं किसी एक का नाम लेकर के कंपैरिजन नहीं करना चाहता, तुलना नहीं करना चाहता। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं सीखता हूँ, और जो कविताएं हैं वो कविताएं मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। कि कुछ कविताएं जैसे महाकवि दिनकर जी की रश्मि रथी मुझे बहुत प्रेरित करती है, और इस तरह का जो साहित्य है कहीं ना कहीं जुड़ा, और जब इस तरह के साहित्य से जुड़ गया तो और भी चीज मिल जाती है। मार्गदर्शन गुरुओं का, चाहे वो माता पिता हो, चाहे आप जिन्हें भी बनाना चाहे गुरु, क्या वो जरूरी है? मैम एक बात तो माननी पड़ेगी कि हम अकेले कुछ नहीं। अगर किसी ने ये कहा कि जो कुछ हूँ मैं आज अपने दम पर यहाँ पर पहुंचा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जब घर से निकला होगा तो ऑटो वाले का तो सहारा लिया होगा। बिल्कुल जी। अगर वो उड़ के आया होगा तो हवाओं का तो सहारा लिया होगा। ऐसा है ही नहीं, हम बिना साथ के बढ़ ही नहीं पाते। और जो रही गुरु की भूमिका, तो आप याद रखिए कि गुरु जो है अंधेरा मिटाने वाला। गुरु का मतलब है सिर्फ अंधेरा मिटाने वाला। आपके जीवन में जब अंधेरा था तब वो था, जब अंधेरा होगा तब उसकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उसके पास जाने का सलीका यही है कि सीखने के तरीके से जाओ। ये भूमिका हमेशा, जब तक आपके मन में अहम रहेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, वाकई में कोई आवश्यकता नहीं है आपको गुरु की। लेकिन जिस दिन आपको रियल आवश्यकता पड़ेगी, जब आप किसी मुश्किल में पड़ेंगे ना, तब आप किसी से जब पूछते हैं ना, वो आपका गुरु होता है। जी, बिल्कुल, वो आपका गुरु हो जाता है। जब भी आप कभी भी किसी भी मुश्किल में पड़ती हैं और जो आपकी मदद कर देता है, वो गुरु हो जाता है। जब आपके पास पैसे नहीं होते, कुछ भी, अगर हम जॉब कर रहे हैं, नहीं पर हैं, अगर हमने किसी कह दिया कि मैंने क्या करना चाहिए, मुझे नौकरी नहीं लग रही, कैसे करूं, कैसे करूं, जो मदद कर देता है वो गुरु हो जाता है। जो आपको ज्ञान करा दे कि जो कुछ तुम्हारे पास मुश्किल है मेरे भाई, वो हमेशा के लिए नहीं है, वो हट जाएगी, वो क्षणिक है, वो हमेशा नहीं रहने वाली। जब आपके अंदर जो ये भाव जगा दे, जो आपको ज्ञान से भर दे, वो गुरु है। आपके अंधकार को मिटा दे, वो गुरु है। और आप बताइए, आपके जीवन में कभी डल पॉइंट आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है सर। हमारे जीवन में, यहाँ पर जो हमारे कैमरामैन है, जो मेरे भाई हैं, ये सभी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबके जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आता है। बिल्कुल आता है। उस समय पे हम कहीं ना कहीं क्या खोजते हैं? किताबों को गुरु बना लेते हैं, विचारों को गुरु बना लेते हैं। भाई आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या करूं मैं? अरे भाई कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ चलता रहता है। ये गुरु की महत्ता है। एंड टाइम सिर्फ और सिर्फ जब आप मुश्किल होती है, तभी आपके सामने उसकी आवश्यकता होती ही है। तो मैं जवाब आपका एक शब्द में ये देना चाहूंगा कि हर जगह पे, हर कदम पर, जहां पर आपका बस उठने का बिंदु आता है, वहां पे आप देखिएगा, वहां पे कोई गुरु ही है, जहां पर आप हारा हुआ महसूस करते हैं। और ये जीवन में जब सब चलते रहते हैं, तो गुरु की भूमिका आप सहज समझ सकते हैं कि आपकी बनी ही रहती है। सर, गुरुओं की बात हो रही है, तो आपकी जो कविताएं हैं, आपका भी कोई स्वप्न होगा कि आपने किसी के सामने कविताएं पढ़ी हो या पढ़नी हो आपको, तो आपकी वो फीलिंग क्या है, मैं वो जानना चाहूंगी। आप भी किसी को गुरु मानते होंगे एज अ कवि। जी। आपने भी किसी से, क्योंकि हम कुछ पढ़ के ही लिखना सीखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी। तो आप किस कवि को अपना मार्गदर्शन मानते हैं? किस कवि के सामने आप अपनी कविताएं पेश करना चाहते हैं कि मैं उनके सामने अपनी ये कविता पढ़ूंगा? तो आप किन्हें ऐसा मानते हैं? मैम, मैं सीधे तौर पे जवाब दूं तो एक जो जिनके सामने मेरा सपना है कि मैं उनके सामने पढ़ूं, वो हर युवा का सपना है। अच्छा। मैं डॉक्टर कुमार विश्वास सर, क्या बात है? उनके सामने मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ, उनके सामने कविता रखना चाहता हूँ। मैं इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि एक कवि दो तरह से होते हैं। एक मेरा ही अपना निजी विचार है, कवि दो तरह से होते हैं। एक होता है कि हमने ऊपर की राइमिंग, नीचे की राइमिंग बना ली। एक होते हैं
कि जो एक सुलझा हुआ, जिनके काकी में प्रश्न चिन्ह उठ जाए, जिनके शब्दों के कि ये इन्होंने कैसे लिखा, तो जब आपके शब्दों में बहस छिड़ जाए तो आप समझिए भीतर से बहुत एक अलग मजबूती है। और कुमार विश्वास सर को मैं एक विद्वान व्यक्ति मानता हूँ, और उनकी विद्वता, उनकी कविता में उनके भाव से हम सब, हर युवा सीख रहा है। तो मेरी हमेशा ये इच्छा है, जैसे हर युवा की इच्छा है कि मैं कभी उनके सामने कविता पाठ करूं। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा उनके सामने कविता रखते हुए। श्री राम का भी कनेक्शन है। जी, श्री राम का भी कनेक्शन होगा। वो तो विद्वान पुरुष है, बस मैं थोड़ा बहुत प्रयास करता रहता हूँ। बिल्कुल। तो आपकी ऐसी कोई पसंदीदा बुक जो आप मतलब हमें बताना चाहते हो, अपने ऑडियंस को बताना चाहते हो कि जरूर पढ़िएगा, ऐसी कोई बुक? मुझे लगता है कि यदि आपको किताबों से अभी प्रेम नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक जिज्ञासा तो है, मतलब एक प्रेम नहीं है लेकिन आप किताब कुछ पढ़ना चाहते हैं, यदि आप खोज है आपके अंदर, और अभी आपने पढ़ी नहीं है, कौन सी पढ़ूं, क्या कैसे पढ़ूं, एक इस तरीके का कुछ भी चल रहा है, तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि वो रश्मि रथी पढ़े जी। महाकवि दिनकर जी की रचना, हाँ, वो साहित्य है, वो हर कदम पे आपको मोटिवेट करेगा। कर्ण के जीवन की जो पूरी एक जीवन का वो पूरा रहा है जीवन यात्रा, उसके कुछ घटनाओं को लेकर के वो साहित्य रचा गया है, महाकवि दिनकर जी ने उसे रचा है। वो पढ़ने लायक है, वो हम सब उससे सीख सकते हैं। दूसरा है, शुरुआत करें साय में धूप जी, ये दुष्यंत कुमार त्यागी जी की, अच्छा, वो जरूर पढ़ें। शुरुआत में ये आपको लगन लगा देंगे, इसके बाद तो आप घुस जाएंगे सागर में। तो ये आपका सजेशन होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा सजेशन है, वो खींच लेंगे। मैं नाताबिक सर, जो मुझे लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वो एक बार ये शुरुआत करें। अगर शुरुआत है तो बहुत अच्छी बात है, और भी किताबें आपकी हो सकती हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि यदि आपने रश्मि रथी और आपने किताबें नहीं पढ़ी हैं और अभी तक लगाव नहीं, तो लगाव बन जाएगा। आप बैठिए, बस रश्मि रथी और साय में धूप रखिए। साय, ये दोनों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी भाषा इतनी कठिन नहीं है, तो आप जल्दी से इनसे कनेक्ट हो पाएंगे। और जब इनके भाव से करें वाह क्या, तो फिर आप और खोजेंगे, यही तो होता है। जी सर, मैंने आपकी पूरी चाय ठंडी करवा दी है बातों में। पर मेरी एक और आपसे विनती रहेगी कि आप एक कविता के साथ हम ये सेगमेंट खत्म करें। आपकी सबसे अच्छी कविता जो है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर सुनने वाले मुझसे जो कुछ उम्र में छोटे हैं, मैं उनके लिए ये कह सकता हूँ। मैं लेके आया हूँ। जी सर, मैं लेकर के आया हूँ पूरी कविता। इस तरीके से है, इसकी भूमिका कुछ इस तरह से है कि आप पत्रकार हैं, आप सब पत्रकार से इस विषय से जुड़े हुए हैं, तो ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो लिख रहा है, जो समाज में अपने विचारों को ढंग से व्यक्त कर रहा है। देखिए, साहित्य, शब्द रचना एक कला है, वो एक कला है, और जब और भाव संप्रेषण का सबसे सुंदर माध्यम वो कला ही होती है जी। तो जब आप भाव को संप्रेषित कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से करें कि हम सीख पाए। आप सच लिखें, लेकिन सच के साथ में एक नया मैसेज भी छोड़ दें, साथ में एक मैसेज भी छोड़ दें पॉजिटिवनेस का। तो मैंने कविता लिखी कि सच लिखना लेखकों, सच लिखना। मैं ये कह रहा हूं कि सच लिखना, लेकिन सच में क्या हो, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि सच आपने ऐसा लिखा कि उसमें कहीं उम्मीद नहीं दिख रही, क्योंकि आप कवि लेखक हैं, आप उसमें उम्मीद हो सकते हैं, कोई ना कोई रास्ता उसमें दे सकते हैं, वरना अधूरी रह जाएगी कविता, वो पूरी नहीं। सच लिखना लेखकों, लेकिन खिला देना फूल रेत की मिट्टी में। सच लिखना, लेकिन खिला देना फूल रेत की मिट्टी में, बो देना उम्मीद अपनी आखिरी पंक्ति में। जब आप कोई लेख लिखें, उसके आखिरी में अगर कितनी भी बुरी घटनाएं लिखी हो, लेकिन उसमें कुछ उम्मीद की रंग छोड़िए। सच लिखिए, सच से कोई नहीं कि आपको सच नहीं लिखना है, लेकिन आप उम्मीद छोड़ सकते हैं। सच लिखना लेखकों, लेकिन खिला देना फूल रेत की मिट्टी में, बो देना उम्मीद अपनी आखिरी पंक्ति में। जीत ना भी लिख पाओ, जीत ना भी लिख पाओ तो हौसलों को हारने मत देना। लिखना सच, लिखना कि पेड़ सूखे हैं, छांव नहीं है, पतझड़ है, लेकिन कभी उसे गिरने मत देना। लिखना कि पत्तियां हरी होंगी, आंधियां कुछ नहीं इनकी जड़ों के आगे, अपनी डालियों में समेट सकती है ये समूचा तूफान। सच लिखना, लेकिन कुछ इस तरह
दौर की आई निराशा लिखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झूठ लिखो, सच लिखना। दौर की आई निराशा लिखना, बर्बादी लिखना, तबाही लिखना, लेकिन लिखना उस पर भी जो खड़ा रहा बर्बाद होकर भी। पांव लुहलुहान रहे लेकिन रस्ते भर चलते हुए कदमों के निशान मिले। सच लिखना लेकिन कुछ इस तरह। लिखना की सन्नाटा है चारों ओर, लिखना की सन्नाटा है चारों ओर, चीखे हैं चारों ओर, हिम्मत है टूटी हुई, मन डरा हुआ है, लेकिन कलम मत रोकना यहां। लिखना की पंछियों के पंख अब भी फड़फड़ाते हैं, उनकी चहचहाहट अब भी उमंग घोलती है। हिम्मत टूटी हुई है लेकिन हारी नहीं है। सांसें अब भी उठसर उठा रही हैं जिंदा रहने के लिए। सच लिखना, सच लिखना, क्योंकि एक तुम ही हो जो बिखेर सकता है निराशा में आशा, आंसुओं को बना सकता है पौधों का पानी, ढूंढ सकता है संभावनाएं आपदाओं में भी। एक तुम ही हो, एक तुम ही बचे हो। तुम मत भूलना अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि दुनिया डटी है, वो राह निहार रही है तुम्हारे लेख का। तुम ही बढ़ा सकते हो उसे ढाढ़स, तुम ही दे सकते हो उसे साहस, तुम ही दे सकते हो उसे निडरता का वरदान। सच लिखना लेखकों, लेकिन कुछ इस तरह। बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत कविता थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका चाय पे चर्चा पे आने के लिए। और हम सब आपके बहुत ज्यादा मतलब हम ना कुछ भी नहीं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब मुझे सुमित पाठक जी जो यहाँ इसके फाउंडर हैं, मुझे उन्होंने अपने इस विषय के बारे में बताया। और मैं किसी भी शुरुआत का हिस्सा बनने में बहुत शौक रखता हूँ, बहुत शौक है मेरा, ये मेरी कमजोरी भी है। मैं कोई बुला ले, शुरुआत है सर, हमने पहुंचना है। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा और आप सबने बहुत स्नेह प्यार दिया और आप यूं ही बढ़ते रहें। और धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए। थैंक यू सो मच।